बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का मुताला करने जा रहे हैं। इससे कि हम रिपोर्ट पर आए, ये जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टैंक है जिसको 1 जनवरी 2015 में बनाया गया और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इस रिपोर्ट पे आने से पहले बिहाइंड द सीन में हम ये देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट वजूद में कैसे आई। तो इस रिपोर्ट में जहां मुख्तलिफ कौमी डेटाबेस से मदद ली गई है, वहीं फरवरी 2025 में दिल्ली में एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई थी जिसमें एनसीईआरटी के डायरेक्टर, चेयरपर्सन, सीबीएसई से रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा कुछ एजुकेशनल एनजीओज को भी उसमें इनवाइट किया गया था। इन्हीं चीज़ों पर गौर हुआ कि एजुकेशन में क्या क्राइसिस चल रहा है और क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो उसका निचोड़ की शक्ल में इस रिपोर्ट में उसको शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में मुख्तसरन ये कि ये नीति आयोग के एजुकेशन डिवीजन ने 6 मई 2026 को जारी की थी। ये 200 पेज की रिपोर्ट है जिसका उन्वान है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। ये 2014 से 2025 तक स्कूल एजुकेशन को एनालाइज करती है। इसको 5 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसमें 33 पॉलिसी रिकमेंडेशन दिए गए हैं। इसमें जिन डेटा सोर्सेस से मदद ली गई है वो ये हैं। पहला है यूडाइस प्लस, यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इसमें ये ऑफिशियल डेटाबेस है स्कूल का, टीचर का, एनरोलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा परख है जो कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये भी एक नेशनल बॉडी है जो स्टूडेंट असेसमेंट करती है। फिर नैस है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये नेशन वाइड सर्वे होता है जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को मापता है। उसी के साथ एसर है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये सरकारी संस्था नहीं है, प्रथम नाम की एक एनजीओ है जो ये सर्वे करती है। तो ये एक तरह से सिटीजन लेड सर्वे होते हैं। वो गाँव में जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका फोकस मेनली ये होता है कि अरिथमेटिक स्किल्स कैसी हैं और बेसिक रीडिंग कैसी है बच्चों की। तो इन सारे डेटा सोर्सेस से इस रिपोर्ट को बनाने में मदद ली गई है। अब रिपोर्ट पे हम आ जाते हैं कि रिपोर्ट हमें क्या बताती है। तो स्कूल एजुकेशन सिनारियो में रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि अभी इंडिया में 14.71 लाख स्कूल्स हैं, 24.69 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हमेशा से एजुकेशन होलिस्टिक रही है और इसको हम गुरुकुल के ज़माने से देख सकते हैं। और इससे बताने की कोशिश की गई है कि ब्रिटिश के आ जाने के बाद एजुकेशन को चेंज किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, वरना इंडिया हमेशा से एजुकेशन को होलिस्टिक रखा हुआ था। तो इसमें कुछ हवाले दिए गए हैं मैकॉले के ज़माने के, और ये बताने के लिए कि उस ज़माने में एजुकेशन को डिस्टॉर्ट किया गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 24 करोड़ स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, गवर्नमेंट में कितने हैं, गवर्नमेंट एडेड में कितने हैं, प्राइवेट में कितने, अदर्स में कितने हैं। इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में 49.2% स्टूडेंट्स हैं, यानी इस देश की जो स्टूडेंट आबादी है उसका आधा हिस्सा अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। और
अभी भी गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो 68% हैं, और टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो 50% के ऊपर है। ये जो अदर्स आप देख रहे हैं, अदर्स में एक्चुअली मदरसा, स्पेशली मदरसे शामिल हैं। तो अदर्स में 1.9 स्टूडेंट, 1.9% स्टूडेंट, 2.7% स्कूल्स और 2.5% टीचर्स हैं। ये ट्रेंड रहा है पिछले 10 सालों में कि अगर हम देखें इस फिगर को, तो आप देखेंगे कि सन 2018 में स्कूलों की तादाद 15.58 थी, जो तदरीजन हर साल गिरते गिरते अभी 2025 में 14.71 रह गई है। ये स्कूल टाइप है, यानी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट अनएडेड, रिकॉग्नाइज्ड, अदर्स, ये सारी गवर्नमेंट की कैटेगरीज हैं स्कूलों को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें भी आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 2014 में कितना था और अभी 2024 में कितना है। फिर रिपोर्ट बात करती है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुई हैं, वो शुरू करती है मुदलियार कमीशन से 1952 से, और पूरा बयान करते हुए आखिर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 तक उसको लाती है, ये बताने के लिए कि हमारी एजुकेशनल जर्नी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसी रही है। तो इसमें मुदलियार कमीशन है, कोठारी कमीशन है, पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, फिर उसको रिवाइज किया गया 1986 में, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना 1992 में, मिड डे मील योजना आई 95 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 5 में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, और इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि 2023 तक पूरी रिफॉर्म्स को बयान किया गया है। इसमें मुदलियार कमीशन से लेके अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तक का जिक्र है, और हर एजुकेशन पॉलिसी की क्या खुसूसियत रही है ये बताने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट बताती है कि 50% स्कूल आज भी इंडिया में सिर्फ पहली से 5वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं, 50% स्कूल, और सिर्फ 5.4% स्कूल ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा देते हैं। ये हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी में 90.9 है, और अपर प्राइमरी में यही 90.3 हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी में जैसे ही हम जाते हैं तो ये बचता है 78.7, और हायर सेकेंडरी में 58.4 ही रह जाता है। तो इससे पता ये चलता है कि सेकेंडरी लेवल पे जाते ही एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, और इसका मतलब ये है कि हर 10 में से 4 बच्चे हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते, और हर 10 में से 1 बच्चा ऐसा है जो स्कूलिंग सिस्टम के ही बाहर है। ये ट्रांजिशन रेट है बॉयज में और गर्ल्स में, कि कितने बच्चे प्राइमरी से अपर प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में जाते हैं। तो आप देखेंगे क्लियरली कि गर्ल्स बॉयज से आगे हैं इसमें। ये हमारा ड्रॉप आउट पैटर्न है, बच्चे इस स्टेज में जाके ज्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन में 0.3% है, अपर प्राइमरी में 3.5% है, और सेकेंडरी में 11.5% है। लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की जब हम बात करते हैं तो रिपोर्ट हमें बताती है कि ग्रेड 3 में 27%, ग्रेड 5 में लगभग 50%, और ग्रेड 7 में 71% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेड 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, मतन नहीं पढ़ सकते। फिर ग्रेड 5 के आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपने लेवल पे नहीं पढ़ते, यानी ग्रेड 5 के लेवल पे नहीं पढ़ पाते, और 33% थर्ड क्लास के, 30% फिफ्थ क्लास के, और 45%
8th क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो है वो हमारे देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। फिर हम बात करेंगे प्यूपिल टीचर रेशियो की, पीटीआर की, और टीचर अवेलेबिलिटी की। तो रिपोर्ट कहती है कि पीटीआर जो है प्राइमरी में 20 है, अपर प्राइमरी में 17 है, सेकेंडरी में 15 है और 23 है हायर सेकेंडरी। दूसरी तरफ ये भी हमें पता चलता है कि इंडिया में अभी भी 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही टीचर है, और ये जो स्कूल हैं ये तमाम स्कूलों का 7% बनते हैं। फिर रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 8,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई एनरोलमेंट ही नहीं है, और वहां पर टीचर मौजूद हैं, उनके लिए फंडिंग हो रही है, लेकिन एक भी स्टूडेंट नहीं है उन स्कूल। तो नीचे बताया गया है स्टेज वाइज पीटीआर कितना है, और ये है स्टेट वाइज, यानी हर स्टेट में कितने सिंगल टीचर स्कूल हैं और कितना जीरो एनरोलमेंट है। जैसे अगर हम बिहार को लें तो बिहार में जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल 5 हैं, और जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों में टीचर की तादाद 17 है। ऐसे स्कूल जहां सिर्फ एक टीचर है उनकी तादाद 18,065 है, और सिंगल टीचर स्कूल में एडमिशन जो है वो 1,75,500 है। तो इस तरह से हर स्टेट का यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर कितने सिंगल टीचर स्कूल हैं, कहाँ पर कोई एनरोलमेंट नहीं है। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की बात करते हैं तो 1.19 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है। 14,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई वाटर सोर्स नहीं है। तकरीबन 60,000 स्कूल ऐसे हैं जहां हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है। तकरीबन 98,000 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, और 61,000 स्कूल ऐसे हैं जहां यूजेबल टॉयलेट्स नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 51.7% गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस लेबोरेटरीज मौजूद हैं। 64% से ज्यादा स्कूल में कंप्यूटर है, 63% से ज्यादा में इंटरनेट है, लेकिन जो टीचिंग और लर्निंग के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है वो 57% और ऑलमोस्ट 58% स्कूलों में हो रहा है। टीचर क्वालिटी और स्कूल चॉइस के बारे में रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि सिर्फ 10 से 15% कैंडिडेट्स ही टेट और सीटेट जैसे एग्जामों में 60% मार्क्स ला पाते हैं, जो कि उसका क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड है, और सिर्फ 2% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70% के ऊपर ला पाते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इंडिया में 44% से ज्यादा है सारे सेकेंडरी स्कूलों का, और गवर्नमेंट स्कूल में 2005 में जो एनरोलमेंट थे वो 71% थे, और अभी 2025 में ऑलमोस्ट 50% पे आ गए हैं। इसके बावजूद जो लो फी प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें सीएसएफ की रिपोर्ट ये बताती है कि 35% ग्रेड 5 के बच्चे ग्रेड 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, और 60% ऐसे हैं जो बेसिक डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब ये है हर स्टेट में कितने टीचर्स की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी वैकेंसीज निकली हुई है वहां, इसका ये मतलब है कि इतने टीचरों की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई है। तो जैसे कोई मिसाल ले लें, गोवा में 306 एलिमेंट्री टीचर चाहिए, 311 सेकेंडरी टीचर्स चाहिए, 231 सीनियर सेकेंडरी टीचर चाहिए। कर्नाटका में तकरीबन 30,000 एलिमेंट्री टीचर चाहिए और 8,000 से ज्यादा सेकेंडरी टीचर चाहिए। फिर रिपोर्ट बताती है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है सिस्टमिक चैलेंज, दूसरा है एकेडमिक चैलेंज। सिस्टमिक चैलेंज में वो बताते हैं कि फ्रेगमेंटेड स्कूलिंग है,
यानी जाहिर है कि 5वीं तक ज्यादातर स्कूल हैं, तो 5वीं के बाद बच्चों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, फिर इक्विटी और इंक्लूजन का गैप है, गवर्नेंस और स्कूल लीडरशिप का गैप है, टीचर वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि हमने देखा सिंगल टीचर स्कूल भी चल रहे हैं और जीरो एनरोलमेंट स्कूल भी चल रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। तो इस तरह से चैलेंजेस लिस्ट डाउन किए हैं। एकेडमिक चैलेंज में बताया गया है कि मिस अलाइनमेंट है पेडागोजी में, करिकुलम में और लर्निंग आउटकम्स, और अर्ली ग्रेड्स में वीक इन्फ्लुएंस है, इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी है, स्टूडेंट की ओवरऑल वेलबीइंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट में गैप्स आ रहे हैं, ECCE में चैलेंजेस हैं, और वोकेशनल एजुकेशन में चैलेंजेस। ये रिपोर्ट ने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए। रिपोर्ट के बहुत से रिकमेंडेशन है, 33 है। मेजर रिकमेंडेशन को यहाँ पर लिस्ट डाउन किया गया है। पहला रिकमेंडेशन तो ये है रिपोर्ट का कि हमारा अभी करंट प्रॉब्लम है कि हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो पिरामिड की शक्ल में। प्राइमरी सबसे ज्यादा मजबूत है, अपर प्राइमरी थोड़ा कमजोर है, सेकेंडरी उससे ज्यादा कमजोर है, और हायर सेकेंडरी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि वो पिरामिड स्ट्रक्चर ना होके एक सिलेंड्रिकल मॉडल हमारे स्कूलों का होना चाहिए। मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि ऐसे स्कूलों की तादाद होना चाहिए जहां बच्चा पहली क्लास में दाखिला ले और 12वीं क्लास तक नहीं पढ़ता रहे। तो उसके लिए रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि कंपोजिट स्कूल्स डेवलप किए जाएं जहां ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक की तालीम हो, और दूसरी सूरत में स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर्स बनाए जाएं जहां पर आसपास के स्कूल रिसोर्स शेयर करें, टीचर्स शेयर करें, लेबोरेटरीज शेयर करें, लाइब्रेरीज शेयर करें। तो शेयरिंग के सिद्धांत पे इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि रैशनलाइज कर दें हम कोई स्मॉल स्कूल है, स्मॉल से रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसा स्कूल जिसमें 60 से कम बच्चे हों, तो उनको मर्ज कर दें। तो यहाँ पर अगेन एक मर्ज करने का भी सजेशन आया है जिसको रैशनलाइजेशन कहा जा रहा है। एक रिकमेंडेशन ये है कि होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाया जाए, और ये एक अच्छा सजेशन है और इसमें सिविल सोसाइटी भी इनवाइटेड है। इसमें किया ये जाएगा कि स्टेट लेवल की टास्क फोर्स बनाई जाएगी स्कूल क्वालिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी टास्क फोर्स बनाई जाएगी, और उस टास्क फोर्स में होंगे कौन लोग, उसमें एक तो गवर्नमेंट होगी, टीचर्स होंगे, सिविल सोसाइटी होगी, NGOs होंगे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इंडस्ट्री पार्टनर्स होंगे। ये सब एक साथ मिलकर स्कूल की क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। फिर ये बताया गया है कि पेडागोजी असेसमेंट और फाउंडेशनल लर्निंग को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। तो सजेशन ये दिया गया है कि अब सिलेबस कंप्लीशन से आगे बढ़ के लर्निंग मास्टरी पे फोकस करने की जरूरत है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग करने की जरूरत है। टीचिंग एट राइट लेवल, ये अप्रोच अपनाने की जरूरत है, और 3rd ग्रेड के आगे भी FLN की कोशिश जारी रहनी चाहिए, और टीचिंग को असेस करने के लिए टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। एक रिकमेंडेशन ये है कि करिकुलर को कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए, लोकलाइज किया जाए, ताकि इंक्लूसिव लर्निंग हो पाए। ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है कि इंडिया जो है बहुत डाइवर्स है, तो कुछ चीज़ें एक स्टेट के लिए रिलेवेंट हो सकती हैं और दूसरे स्टेट के लिए रिलेवेंट हो सकती हैं। तो पॉलिसी ये रिकमेंडेशन ये कहता है कि फॉर एग्जांपल लद्दाख में अगर कोई पढ़ रहा है तो वहाँ पर बच्चे को याक के बारे में पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो वहीं का जानवर है। लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश में पढ़ रहा है तो याक उसके लिए इररिलेवेंट हो जाता है। और ये भी सजेस्ट किया गया है कि वो जो करिकुलम हो वो उनकी मादरी जबान में ही हो। एक ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि होलिस्टिक एजुकेशन और स्टूडेंट वेल बीइंग को ध्यान में रखा जाए, तो यानी स्कूलों में बच्चे को सेंटर में रख के उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की कोशिश की जाए,
इसमें हेल्थ न्यूट्रिशन वगैरह शामिल है, फिजिकल हेल्थ फिटनेस है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ है, और होलिस्टिक एजुकेशन है। तो ये रिपोर्ट खत्म हुई। इसमें कंक्लूजन में ये समझ में आता है कि रिपोर्ट में यूडाइस, नेस, परख और एसर के डेटा का एक्सीलेंट इस्तेमाल किया गया है। लर्निंग क्राइसिस को अच्छे से पहचाना गया है। फाउंडेशनल लर्निंग पे जोर दिया गया है। गवर्नेंस और लीडरशिप के क्या चैलेंजेस हैं उसको पहचाना गया है। कम्युनिटी पार्टनरशिप को इनकरेज किया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप और इंडिकेटर्स वगैरह दिए गए। अब इस रिपोर्ट में जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां लगी महसूस हुई, वो ये है कि क्लासरूम की रियलिटीज पे कम तवज्जो दी गई है। लो रिसोर्स स्कूल्स में जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर ऐसा लगता है कि कम तवज्जो दी गई। रिपोर्ट टेक्नोलॉजी और एआई पे जोर देती है, लेकिन अभी जो अर्जेंट नीड है हमारी, वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी ही है। रिपोर्ट होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात करती है, लेकिन बहुत कम गाइडेंस मिलता है वैल्यू एजुकेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन और मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से डायग्नोस हो गई है, बट स्टेट्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, उसमें कमी महसूस होती है। तो शुक्रिया आप तमाम हजरात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। मरकज़ी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी ब्रदर तनवीर अहमद साहब और दीगर जिम्मेदारान और मरकज़ी तालीमी बोर्ड की पूरी टीम के रुफ़क़ा और आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में शरीक रुफ़क़ाए किराम, सबसे पहले ब्रदर ज़फ़रुल हक साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने हम सब के इस्तिफ़ादा के लिए बहुत मेहनत करके और एक 200 सफ़ात की रिपोर्ट को बारीकी से आपने पढ़ा, मुताला किया और उसको आपने यहाँ उसकी ख़ास ख़ास अज्जा को यहाँ पर प्रेजेंट भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए ये रिपोर्ट आप हजरात तक इसका खुलासा पहुँचा है। इससे पहले भी शायद आप हजरात इसका मुताला कर चुके हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो पेश हुआ है वो एक खुलासा है, और आप हजरात कोशिश करें कि जो तालीम के मैदान में आप तमाम हजरात काम कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को, पूरी रिपोर्ट को भी आप पढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें और बारीकियां आपको अंदाज़ा होगा। जैसा कि यहाँ पेश किया गया है कि ये एक एनालिसिस है हुकूमत की तरफ से पिछले 2014-15 से लेकर अब तक तालीम की जो सूरत हाल है स्कूल एजुकेशन की। तो इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो हमारे लिए कोई नई नहीं है। ये तमाम बातें हम पहले भी सोचते रहे हैं, गौर व फिक्र करते रहे हैं और इस पर तशवीश का इजहार भी करते रहे हैं। अब जो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने दी हैं उसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है, और जैसा हमारे एक साथी ने सवाल किया कि इस रिपोर्ट की रोशनी में मुसलमानों को, मुस्लिम जमातों, तंजीमों को और ख़ास तौर से जमात इस्लामी हिंद और मरकज़ी तालीमी बोर्ड को इस सिलसिले में और क्या काम करने चाहिए ताकि हम हमारी हद तक, जहाँ तक हमारा दायरा है, वहाँ तक हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं।
यहाँ तमाम उन कमियों का जिक्र कर दिया गया है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। एक बात जो बहुत बुनियादी है और इस रिपोर्ट के एनालिसिस में भी झलकती है, वो है कि हुकूमत का जो इंटेंशन है वो तालीम को सही माने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूमत की जिम्मेदारी बताया गया है वो जिम्मेदारी का एहसास नजर नहीं आता हुकूमत का, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बरी करते हुए और तालीम की जिम्मेदारी को प्राइवेट स्कूल्स पर और कॉरपोरेट सेक्टर पर उसको डालना चाहती है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी डाउन हो रही है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस सतह का नहीं है, और बहुत सारे स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं। जीरो रजिस्ट्रेशन वाले स्कूल की भी तादाद बताई गई है। 1 लाख से ज्यादा स्कूल वो हैं जहाँ सिर्फ एक टीचर है, और फिर रेशनलाइजेशन और मर्जर करके स्कूल्स का बहुत से इलाकों को एक तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी तालीम उनके लिए पहले के मुकाबले में और ज़्यादा मुश्किल और दूर हो गई है, जिसके नतीजे में ड्रॉप आउट्स भी बढ़ रहे हैं। ड्रॉप आउट्स का जो पिरामिड दिखाया गया है वो भी हमारे सामने है। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है और गवर्नमेंट दिल से वो इस तालीम को अपनी जिम्मेदारी उस तरह नहीं समझ रही है, एक बात। और उसकी एक हम अलामत देख सकते हैं, हर साल जो बजट आता है उस बजट में हर बार मुतालबा होता है, जमात इस्लामी हिंद और मरकज़ी तालीमी बोर्ड की जानिब से हम लोग मशवरे देते हैं बजट आने से पहले, और उसमें ये मुतालबा बार बार कई सालों से दोहराया जाता रहा है कि हमारा तालीम का जो बजट है वो कम से कम 6% ऑफ GDP होना चाहिए। अभी भी 4.1 से लेकर 4.6% के बीच में हमारा ये GDP रहता है। तो ये जो सूरत हाल है, और हालांकि रिसर्च का ताल्लुक स्कूल एजुकेशन से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो रिसर्च के शोबे में जो फंडिंग हुआ करती थी एक ज़माने में, वो फंडिंग बहुत कम हो गई है। तो अगर हम अपने मुल्क को तालीमी लिहाज से मजबूत करना चाहते हैं और दुनिया को लीड करना चाहते हैं, जैसा कि दावा किया जाता है कि हम दुनिया की रहनुमाई के मकाम पे आना चाहते हैं, तो हम तालीम के बजट को 6% तो हम समझते हैं मिनिमम है, उससे ज़्यादा होना चाहिए GDP का। और रिसर्च में जो हम खर्च करना चाहते हैं, रिसर्च की फंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग रिसर्च की तरफ मुतवज्जे हों, ज़्यादा लोग PhDs के लिए जाएं, ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन को हासिल करें। तो ये सूरत हाल जो है उसमें हम जैसे इदारों तंजीमों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए, आवाम में बेदारी पैदा करके, कि हुकूमत पर ये दबाव बनाया जाए कि वो तालीम पर जो खर्च किया जा रहा है उसमें इजाफा करे, और मिनिमम 6% के लेवल पर तो फौरन हमको आना चाहिए GDP का। ये एक चीज है जिसको हम बार बार कहते रहे, कोई नई चीज नहीं है, मगर इसको करने की जरूरत है। नई जो तालीमी पॉलिसी आई है नीपी 2022, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, और उसकी रोशनी में ये रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि लोगों को स्किल सिखाया जाए, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और एम्प्लॉयबल बनाया जाए। तो उस पर तो जोर बढ़ा है एम्प्लॉयबल बनाने पर, लेकिन तालीम का जो मकसद
बताया गया है, हमारे जो मुल्क के जो थिंकर्स रहे हैं, और राधा कृष्णन का यहाँ कोट किया गया है रिपोर्ट में, तो उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देना या एम्प्लॉयबल बनाना या कुछ स्किल सिखा देना, ये तालीम का बहुत ही छोटा मकसद है। असल एक अच्छा सिटीजन बनाना, एक जिम्मेदार शहरी बनाना, एक ऐसा इंसान जो एथिकल हो, मॉरलिटी हो, और वो उसमें एक ऐसी शख्सियत जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके और ज़्यादा सोचने पर तवज्जो दिलाई जा सके, कि एक थिंकिंग पैटर्न जो है वो बदला जाए। अब हम बार बार कहते हैं, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पिछले 10-12 सालों में आप देखेंगे कि तालीम में जिस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं कल्चर के नाम पर, और कल्चर को उभारने के नाम पर, तो उसमें रीजनिंग, क्वेश्चनिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट वो अंडरमाइन हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसके मुकाबले में ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस और ऐसी कहानियां वो आप लोगों के जहन में बिठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, नुकसान है, और हम जैसे इदारों को, आप जैसे लोगों को इस पर तवज्जो करनी चाहिए। तालीम दो तरह की चीज़ों से तालीम इस वक्त तो चैलेंज है, ख़ासतौर से हमारे मुल्क में, और वो ये कि एक कारपोरेटाइजेशन, कि तालीम का प्राइवेटाइजेशन और कारपोरेटाइजेशन हो रहा है, कि कारोबार बन रहा है, बिजनेस बन रहा है, एम्पायर्स खड़े किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीसें ली जा रही हैं। आप देखेंगे हायर एजुकेशन में, ख़ास तौर से मेडिकल साइंसेज में और मैनेजमेंट के कोर्सेज में बहुत बड़ी बड़ी रकमें ली जाती हैं। तो आखिर हम कैसी तालीम लोगों को देना चाहते हैं? तो ये इसको कारोबार बनाना और इसको एक पूरा, और गवर्नमेंट का अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना, ये बहुत तशवीशनाक है, और इसको हमें रोकने की ज़रूरत है और दबाव बनाने की ज़रूरत है, आवाम में बेदारी लाने की ज़रूरत। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है पिछले 10-12 सालों से जो हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वो कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कम्युनलाइजेशन ऑफ करिकुलम, और जिस तरह से कम्युनल एंगल को कल्चर के नाम पर और एक ख़ास चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसको उभारा जा रहा है, तो इससे ओवरऑल एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो मुतासिर हो रही है। और हमारे एजुकेशन के इस पूरे निज़ाम में, सिस्टम में, हमारा मुल्क एक बड़ा मुल्क है, इसमें डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधताएं हैं, तकसीरियत है, और प्लूरल सोसाइटी है, अलग अलग किस्म के मज़ाहिब के लोग यहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम है, और उस डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को परवान चढ़ाना और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना, ये हमारे सिटीजन्स, ये जो बच्चे यहाँ से स्कूल एजुकेशन से आगे बढ़ेंगे, उनमें वो वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है, कि उनमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, और दूसरी मज़हब के लोगों और दूसरे फेथ्स को जो है रिस्पेक्ट करना, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसी जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को कैसे स्कूल में बच्चों में इनकलकेट किया जाए, क्योंकि उसके बगैर हम इस भारत को, मुल्क को मजबूत नहीं बना सकते। तो जैसा कि कहा भी गया है और हमारी तरफ से बार बार उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई जाती है कि एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, और हमारे मुल्क में ख़ास तौर से एक डाइवर्स और प्लूरल सोसाइटी में जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की और एक कुशादा जहन बच्चों में पैदा करने की ज़रूरत है, उसके मुकाबले में एक बहुत ही नैरो माइंडेडनेस और एक कम्युनल किस्म का अप्रोच जो है वो उसको
प्रमोट करने की कोशिश करिकुलम के ज़रिए भी हो रही है, और बहुत सारे जो तालीमी इदारों में बहुत सी चीज़ों को लाजिम किया जा रहा है कि अब ये पढ़ा जाएगा, अब वो पढ़ा जाएगा, अब ये पूजा होगी, अब वो पूजा होगी। तो ये जो चीज़ें हैं इन ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। तो इसमें हमको भी तवज्जो करनी चाहिए और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हुकूमत पर ये दबाव बनाना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कुछ हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के मुताबिक होना चाहिए। तो मैं इन्हीं चंद बातों पर इस वक्त इत्तेफाक करते हुए एक बार फिर आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर से ब्रदर ज़फ़रुल हक साहब का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से आज का ये प्रेजेंटेशन हमारी मदद के लिए तैयार किया है। और इंशाअल्लाह जैसा कि हमारे मरकज़ी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब तनवीर साहब ने भी बताया कि इस डिस्कशन को स्टेट लेवल पर भी लोग करें और एक सूरत हाल से वाकिफ़ हों, और फिर उसमें हम अपना रोल तय करें कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और हुकूमत पर सिर्फ तनकीद न करें बल्कि कैसे हुकूमत पर दबाव बनाएं, कैसे कैसे हुकूमत की सोच की इस्लाह करने में हम कोशिश करें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कैसे हम इन्फ्लुएंस करें, और अच्छे प्रपोजल्स और सजेशंस के साथ हम जाएं। और आज की इस नशिस्त के बाद हम सोच रहे हैं कि इसकी रोशनी में हुकूमत से क्या कहा जा सकता है, हुकूमत को क्या मशवरे दिए जा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद गौर व फिक्र करके और अब हुकूमत को मुनासिब मशवरे इंशाअल्लाह दिए जाएंगे, और मशवरे के साथ साथ हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे, और कुछ प्रोग्राम इस सिलसिले में इंशाअल्लाह बनाया जाएगा। जज़ाकल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।